केंद्र ने देश में उपभोक्ता मांग बढ़ाने के लिए 5 बड़ी योजनाओं की घोषणा की। केंद्रीय कर्मचारियों को एलटीसी का होगा नकद भुगतान। देश में कोविड-19 से स्वस्थ होने की दर 86% से भी ज्यादा हुई। प्रदेश में कल रात तक 2100 से ज्यादा पॉजिटिव मामले मिले। सांसद सुनील सोनी ने केंद्र सरकार द्वारा पारित संशोधित कृषि कानूनों को लेकर राज्य सरकार पर किसानों को भ्रमित करने का आरोप लगाया। और सामाजिक दायित्वों का निर्वहन करते हुए एनटीपीसी की कोरबा इकाई कर रही है दिव्यांगजनों की मदद। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं मोनिका शर्मा और आइए अब देखते हैं समाचार विस्तार से। केंद्र सरकार ने देश में उपभोक्ता मांग में करीब 73,000 करोड़ रुपए तक की वृद्धि के लिए 5 बड़ी योजनाओं की घोषणा की है। आज नई दिल्ली में संवाददाताओं को संबोधित करते हुए केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इन नए प्रस्तावों का ब्यौरा दिया। मीडिया से चर्चा करते हुए केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने बताया कि मांग बढ़ाने के लिए सरकारी कर्मचारियों को एलटीसी की राशि का नकद भुगतान किया जाएगा। एलटीसी के बदले उनको कैश पेमेंट मिल रही है, नकद भुगतान हो रहा है, उपलब्ध कराया जा रहा है। नकद का मतलब ये भी डिजिटली होगा और इसके लिए भी इसकी जो पूरी पेमेंट है, ये जो अवकाश निधिकरण का पूरा भुगतान है, ये पूरा किया जाएगा। और इसकी जो पेमेंट है, ये पात्रता के अनुसार जो है भाड़े का भुगतान किया जाएगा। जो फेयर चाहे ट्रेन का है या हवाई जहाज का है, वो वैसे किया जाएगा। और जो भाड़े की पेमेंट होगी, फेयर की पेमेंट होगी, वो टैक्स फ्री होगी, उस पर कोई टैक्स नहीं लिया जाएगा। इसमें कर्मचारी के पास जो ऑप्शंस हैं, जो इसके लिए ऑप्ट करेंगे, जो इसके स्कीम के लिए जाएंगे, उनको क्या करना होगा। इसमें लाभ उठाने वाले कर्मचारी को किसी भी वस्तु या माल के ऊपर या सेवाओं के ऊपर जो उसके भाड़ा है, फेयर है, उसका 3 गुना ज्यादा खर्च करना पड़ेगा, तब जाके वो उसको क्लेम कर सकता है। केंद्रीय मंत्री ने बताया कि पूंजीगत व्यय के तहत राज्यों को विशेष ब्याज मुक्त ऋण के रूप में 12,000 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। देश में कोविड-19 से स्वस्थ होने की दर 86% से भी ज्यादा हो गई है। बीते 24 घंटों में 71,000 से ज्यादा कोरोना संक्रमित मरीज ठीक हुए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि देश में अब तक 61,49,000 से ज्यादा मरीज कोरोना संक्रमण से मुक्त हो चुके हैं। स्वस्थ होने की दर बढ़ने से संक्रमित लोगों की दर 12.10% रह गई है। कल रात तक 66,700 से ज्यादा कोरोना संक्रमित नए मरीजों की पहचान हुई है। इधर छत्तीसगढ़ में कल रात तक 2100 से ज्यादा कोरोना संक्रमित मरीजों की पुष्टि हुई है। राज्य में इस समय 27,000 से ज्यादा कोरोना संक्रमित मरीजों का इलाज विभिन्न अस्पतालों और होम आइसोलेशन में चल रहा है। बीते 24 घंटों में रायपुर से लगभग 230 पॉजिटिव मामले सामने आए हैं। वहीं दुर्ग जिले से भी 72 मामले मिले हैं। जिले में इस समय सक्रिय मरीजों की संख्या 2100 से ज्यादा है। दुर्ग पुलिस ने कोरोना संक्रमित मरीजों को मानसिक संबल प्रदान करने के लिए एक नई मुहिम शुरू की है, जिसके तहत कंट्रोल रूम में स्थापना कर महिला पुलिस आरक्षकों द्वारा कोरोना संक्रमित मरीजों से फोन पर चर्चा कर उनका हालचाल जान रही हैं। साथ ही उनकी जरूरतों के बारे में भी जानकारी ले रही हैं। महिला आरक्षक ने बताया कि अब तक 2000 से भी ज्यादा कोरोना संक्रमित मरीजों से फोन के जरिए संपर्क किया जा चुका है। सर कि उनको कोई परेशानी तो नहीं हो रही। कई बार क्या होता है कि शहरी इलाके में रहते हैं और घर में पूरे लोग पॉजिटिव हो गए, तो उनको दवा भी नहीं पहुंचाने की रहेगा, कोई घर में रहता ही नहीं, बाहर निकल पाए। तो हम उन लोगों को फ़ोन लगा के पूछते हैं कि आपको कोई परेशानी तो नहीं है, कोई ऐसे घर में सभी लोग तो आप लोग बीमार नहीं है कि आप बिल्कुल भी निकल नहीं पा रहे हैं।
वो है सर, और टोटल अभी तक हम लोग 2300 लोगों को फोन लगा चुके हैं। और कई लोग दुखी रहते हैं तो एक सहारा सा भी हो जाता है सर कि हाँ, एक किसी का सहारा तो आया, पुलिस वाले कम से कम फोन तो किए कोई हमें। जिले के पुलिस अधीक्षक प्रशांत ठाकुर ने बताया कि कोरोना संक्रमित मरीजों की हर संभव मदद करने के उद्देश्य से ये पहल की गई है। तक लगता है कि सब कुछ ठीक है और होने के बाद अचानक डिप्रेशन और परेशानी की स्थिति में उनको लगने लगता है कि पता नहीं हम जीवन रहेगा कि नहीं। इसी चीज़ को उनका हालचाल जानने और उनके अगर कोई तकलीफ आ रही है उसकी जानकारी लेना और जानकारी लेके संबंधित विभाग को, प्रशासनिक विभाग को भेजने के लिए हमारे पुलिस विभाग में कंट्रोल रूम बनाया गया है, जिसमें से जो ऑपरेटर बैठा है वो नंबर उनको मिल जाता है स्वास्थ्य विभाग की तरफ से और लगातार उनसे संपर्क करके उनका हालचाल जानना, उनको एक मोटिवेशन, उनको मतलब एक हौसला बढ़ाना, ये सब करते हैं। और कोई उनकी परेशानी रहती है तो नोट करके हम संबंधित विभाग को भेज देते हैं। इसी तरह राज्य के अन्य जिलों में भी पुलिस के साथ साथ विभिन्न सामाजिक संगठनों द्वारा कोरोना संक्रमित मरीजों को डिप्रेशन से बाहर निकालने के लिए कई तरह की गतिविधियां चलाई जा रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज एक वर्चुअल समारोह में राजमाता विजया राजे सिंधिया की जयंती पर उनके सम्मान में 100 रुपए का स्मारक सिक्का जारी किया। भाजपा के संस्थापक सदस्यों में से एक विजया राजे सिंधिया ग्वालियर की राजमाता के नाम से प्रसिद्ध थीं। दिवंगत नेता को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि राजमाता सिंधिया का जीवन और उनके कार्य निर्धनों के हितों से जुड़े हुए थे और उनका जीवन जनसेवा को समर्पित था। प्रधानमंत्री ने कहा कि राजमाता उन व्यक्तित्वों में से एक थी जिन्होंने पिछली सदी में भारत को एक दिशा दी और भारतीय राजनीति के हर महत्वपूर्ण दौर को देखा। कार्यक्रम में केंद्रीय संस्कृति मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल भी मौजूद थे। सांसद सुनील सोनी ने कहा है कि केंद्र सरकार द्वारा पारित संशोधित कृषि कानूनों के जरिए किसानों को उनकी फसल का उचित कीमत दिलाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। आज रायपुर में आयोजित प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए श्री सोनी ने कहा कि सभी राज्यों को केंद्र की ओर से पारित विधेयक को लागू करना चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया कि राज्य सरकार इस कानून को लेकर किसानों को भ्रमित करने का काम कर रही है। जब केंद्र कोई कानून बनाती है तो सभी राज्यों को उसको मानना होता है और यही संघीय प्रणाली का नियम है। और आज ये सरकार जिस प्रकार से मैंने कहा भ्रम पैदा करके लोगों को गुमराह करके जो सरकार चला रहे हैं। श्री सोनी ने राज्य सरकार की नीतियों को किसान विरोधी बताया। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि प्रदेश सरकार ने किसानों के साथ वादा खिलाफी की है। कोरोना के प्रति उपयुक्त व्यवहार प्रदर्शित करने के लिए प्रधानमंत्री ने एक देशव्यापी सार्वजनिक आंदोलन की शुरुआत की है। प्रधानमंत्री के इस आंदोलन को देश के सभी वर्गों से जुड़े विशिष्ट व्यक्तियों के साथ ही आम नागरिकों ने भी व्यापक समर्थन दिया है। प्रधानमंत्री के इस आह्वान को छत्तीसगढ़ में भी लगातार समर्थन मिल रहा है। इसी कड़ी में प्रदेश की सामाजिक कार्यकर्ता डॉक्टर सरिता दोषी ने कहा कि हमें अपने साथ दूसरों की सुरक्षा के लिए मास्क का इस्तेमाल करना चाहिए। हम अपनी सुरक्षा तो करें ही, लेकिन हम दूसरों के जीवन की भी सुरक्षा करते हुए नियमित रूप से मास्क लगाएं और सही तरीके से मास्क पहनें और नियमित रूप से साबुन से बार बार हाथ धोएं और सैनिटाइज का उपयोग भी करें। तो इस तरह से न केवल हम सुरक्षित रहेंगे और सामाजिक दायरों में भी हम ज़्यादा आसपास न रहें, भीड़ से बचें, तो काफ़ी कुछ हम अपने आप को सुरक्षित कर सकते हैं। वहीं धमतरी की विधायक रंजना दीपेंद्र साहू ने कहा कि कोरोना से बचने के लिए मास्क का इस्तेमाल जैसे नियमों का पालन जरूरी है और ऐसे समय में हमें एक दूसरे को जागरूक करते हुए कुछ ऐसे नियम हैं जिनका हमें पालन करना है। विशेषकर जिस प्रकार हम घर से निकलते हैं तो सबसे पहले हम मास्क का प्रयोग करें और संभव हो सके तो N95 मास्क यदि आपके पास उपलब्ध है तो आप उसका प्रयोग करिए और ना हो सके तो जिस प्रकार मैंने पहना है बहुत साधारण से कपड़े का मास्क आप बनाइए और निरंतर उसे धोइए। साथ ही साथ यदि हम घर से निकलते हैं तो आपके पॉकेट में एक छोटा सा सैनिटाइजर का उपयोग आप निरंतर करिए और ना हो सके बहुत अत्यधिक महंगे।
इसी तरह कोंडागांव के जिला कलेक्टर पुष्पेंद्र मीणा ने नागरिकों से आग्रह किया कि वे अपने साथ परिवार की सुरक्षा के लिए मास्क जरूर पहनें। मेरे सभी नागरिक भाई बंधुओं से, सभी बहनों से मेरा आग्रह है कि कोरोना संक्रमण से अपने आप को बचाएं, अपने परिवार को बचाएं और इसके लिए आवश्यक है कि मास्क हमेशा पहन कर रखें। जब भी किसी सामाजिक स्थल पर जाएं, हमेशा सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। जब भी किसी वस्तु को छुएं, किसी दरवाजे को छुएं तो हाथ अवश्य 20 सेकंड तक हाथ को अवश्य धोएं। इन सब अगर सावधानियों पर आप अमल करेंगे तो कोरोना से बच पाएंगे। डीडी न्यूज ने भी कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से मास्क अप इंडिया अभियान की शुरुआत की है। भारतीय सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम लिमिटेड एनटीपीसी द्वारा कोरबा में बिजली उत्पादन के साथ ही सामाजिक दायित्वों का भी बखूबी निर्वहन कर रही है। एनटीपीसी द्वारा दिव्यांग पुनर्वास केंद्र की स्थापना की गई है, जिसके माध्यम से कोरबा सहित आसपास के 10 जिलों में रहने वाले दिव्यांग जनों को कृत्रिम अंगों और उपकरणों का वितरण निःशुल्क किया जा रहा है। एनटीपीसी की इस पहल से लाभान्वित हितग्राहियों ने बताया कि कृत्रिम अंग मिलने से उनमें अपने सभी कार्यों को खुद ही पूरा करने की क्षमता मिली है। पता चला, इसके बाद जेना सर मेरे को लिए नाप लिए, इसके बाद से एनटीपीसी विकलांग सेवा संस्था के जरिए मेरे को पैर लग गया 1 महीना में। अब कैसा लग रहा है? पहले अब कितना दिक्कत था और अब कितना अच्छा? बहुत अच्छा लग रहा है सर। अब मैं जेना सर के भी और एनटीपीसी के बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। पहले मैं कुछ भी नहीं कर पाती थी, अब मैं सारा घर के काम भी कर लेती हूँ और जगह जगह घूम फिर सकती हूँ। कुछ भी आगे बढ़कर कुछ काम करना चाहती हूँ। शादी के बाद घर का जो आर्थिक स्थिति है उसके लिए 2 पैसा कमाना होता था, उसके लिए कहीं भी नहीं जा पाते थे। अब इस पैर के सहारे से कम 2 पैसा के लिए किसी दुकान में काम करके 2 पैसा कमा सके, इसके लायक हम बन गए हैं। एनटीपीसी के कार्यकारी निदेशक अश्विनी कुमार त्रिपाठी ने बताया कि एनटीपीसी फाउंडेशन और एनआईओएच द्वारा दिव्यांगजनों को कृत्रिम अंग देने के साथ ही ट्राइसाइकिल और श्रवण यंत्र दिए जा रहे हैं। यहाँ पे 177 लोगों को ये फैसिलिटी दिया जा चुका है और ये जो मुहिम हमारा जारी रहेगा। हर साल हम लोग डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का सहायता से और लोगों का सहायता से इस काम को हम लोग आगे बढ़ाए हैं। और हमारा यहाँ पे हॉस्पिटल में जो स्टाफ्स है वो बहुत डेडिकेटेड है। वो लोग बहुत कम कॉस्ट में उसको बनाते हैं और इसको हम लोग दिव्यांग लोगों को व्यवहार करने के लिए देते हैं। इससे उपयोग इससे लाभान्वित होने वाला का संख्या बहुत है और वो लोग भी जाके गांव में और सब जगह को खबर देते हैं ताकि किसी का प्रॉब्लम होने से वो लोग यहाँ पे आते हैं। श्री त्रिपाठी ने बताया कि वर्ष 2014 से अब तक 4,500 से ज्यादा दिव्यांगजनों की मदद की जा चुकी है। केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री आवास योजना के माध्यम से छत्तीसगढ़ में भी गरीब और जरूरतमंद परिवारों का अपना घर का सपना साकार हो रहा है। योजना के तहत राजनांदगांव नगर निगम क्षेत्र में झुग्गी झोपड़ियों और निचली बस्तियों में रहने वाले गरीब परिवारों को पक्के मकानों का आवंटन किया जा रहा है। महापौर हेमा देशमुख की उपस्थिति में योजना के तहत हितग्राहियों का चयन करने के लिए लॉटरी निकाली गई। शहर में नगर निगम द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 644 मकान बनाए गए हैं। योजना के नोडल अधिकारी यूके रामटेके ने बताया कि शहर के अलग अलग इलाकों में रहने वाले लोगों को मकान दिए जा रहे हैं। 644 आवास लगभग बन के तैयार है। कुछ काम बचे हुए कर रहे हैं और लगभग आज 47 हम अलाटमेंट कर रहे हैं और पहले 78 हो चुका है और लगभग 150 मकान हम लगभग अलाट कर चुके हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत राज्य के अन्य शहरों में भी बेघर और गरीब परिवारों के लिए मकान बनाने का कार्य जारी है। ई रिक्शा चालकों ने अपना कामकाज प्रभावित होने पर सरकार को अपनी दिक्कतों से अवगत कराने के लिए आज राजनांदगांव में एक रैली निकाली। इस दौरान ई रिक्शा चालकों ने मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। ई रिक्शा चालकों ने सरकार से मदद देने की मांग की।
घुसने नहीं देती, इसलिए हम लोग को बहुत परिस्थिति बहुत बिगड़ गई है, क्योंकि हम लोग अपनी घर गृहस्थी चलाते हैं, इसलिए हम लोग अपना काम करते हैं, इसलिए हम लोग को अंदर ही नहीं जाने देते। और कोरोना महामारी की वजह से हम लोग को बहुत परेशानी हो चुकी है, तो हम लोग यही चाहते हैं सरकार से कि हम लोग को थोड़ा सा कुछ हेल्प करे, ये हम लोग की मांग है। और क्या है, हम लोग का बैटरी भी खराब हो गया है, साल भर का गारंटी बोलते हैं, फिर 40,000 का हम लोग को साल भर नहीं चलाते हैं, हम लोग को 40,000 देना पड़ता है। इसलिए हम लोग की मांग है थोड़ा सा कि हम लोग की हेल्प करें, हम मजदूर लोग। उसमें 5 बैटरी लगी हुई है, मगर वो बैटरी जो है 1 साल भी जो है नहीं चली है। जैसे तैसे चालकों ने जो है अपने अपने गाड़ियों में 40,000 की 5 बैटरी लगाए। इसी दौरान ये जो कोरोना वायरस, इसमें जो है लॉकडाउन के कारण ई रिक्शा नहीं चल पा रहा है और इसलिए लोग जो है त्राही हो चुके हैं, आर्थिक परेशानी से गुजर रहे हैं। ई रिक्शा चालकों की ये रैली म्युनिसिपल हाई स्कूल मैदान से शुरू होकर कलेक्टर कार्यालय पहुंची थी। और चलते चलते आपको याद दिला दें कि कोरोना से बचाव के लिए मास्क और सैनिटाइजर के साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन करें। कोरोना को हराना है, मास्क जरूर लगाना है। और इसी के साथ हमको दीजिए इजाजत। नमस्कार।